चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फ़िलोसफ़ी के रिलेटेड कंटेंट डाला था। इस वीडियो में वापस से आते हैं फ़िज़िक्स की ओर और फिज़िक्स की कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे आज। देखिए, आज समय कितना हो रहा है। समय हो रहा है रात के 12:30 और हम फिर कुछ टॉपिक्स को लेकर बैठे हैं और इस पे थोड़ा चर्चा किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है ब्लैक होल। और ब्लैक होल बहुत ही नया टॉपिक है, आप कह सकते हैं। नया तो नहीं है, लेकिन यूजुअली इस टॉपिक पे स्कूल में उतना बात नहीं होता है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लेकिन मेरा मन किया कि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। बातें कम होती है इस टॉपिक पे, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान आकर्षित आप लोगों का भी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है? तो ब्लैक होल स्पेस में एक जगह है। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा जगह है जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब वहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। एक बार लाइट भी उसके अंदर चला गया तो वो भी वापस नहीं लौट सकता वो वहाँ से। तो क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे एक चीज़ काम करती है, एक लॉजिक काम करती है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का एक लॉजिक है जो इसके पीछे है। अब आप पूछेंगे कि ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? क्लास 9th याद है आपको? क्लास 9th में फ़िज़िक्स में आपने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में। हो सकता है आपको ये चीज़ याद ना हो, तो मैं याद दिला देता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी एक वो वेलोसिटी होती है जो हमें चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सरफेस से, किसी प्लैनेट के सरफेस से बाहर निकालने के लिए। जैसे जितने भी प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट, हर स्टार का एक कुछ ना कुछ एस्केप वेलोसिटी होता है। और वो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास पे। जिस प्लैनेट का मास जितना ज़्यादा होगा, उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। तो अर्थ के केस में जो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकना है, निकालना है, तो उसे मिनिमम इतना एस्केप वेलोसिटी देना होगा। जैसे रॉकेट होता है ना, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं हम, तो रॉकेट क्यों अर्थ के बाहर चला जाता है? क्यों वो इस ग्रेविटी उसे वापस खींच नहीं पाती है? इसलिए नहीं खींच पाती है क्योंकि जो रॉकेट होता है उसका एस्केप वेलोसिटी जो है वो हम ये मेंटेन करते हैं। अगर इससे कम हो तो वो रॉकेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा अर्थ के। वो वापस ग्रेविटी उसे अपने अंदर अपने तरफ खींच लेगी। तो ये भी एक पॉइंट है। और याद कीजिए, इससे थोड़े टाइम पहले मैंने अभी आपको एक पॉइंट और बोला था कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। इसका मतलब हर प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी भी अलग होगा क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग होता है। सन का एग्जाम्पल लेते हैं। सन का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? सन का एस्केप वेलोसिटी होता है 615 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों को एक बार देखिए। ये वाला जो एस्केप वेलोसिटी है और ये वाला जो एस्केप वेलोसिटी है, ये दोनों में कितना अंतर है? ये कितना बड़ा वैल्यू है 615 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कितना छोटा वैल्यू है। सन का एस्केप वेलोसिटी अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब तो ये होगा कि अगर कोई चीज़ सन के सरफेस पे है और उसको वहाँ से बाहर निकलना है, तो जो उसको वर्क डन करना होगा या जो उसको वेलोसिटी चाहिए होगी वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू दिस। ज़्यादा मेहनत करना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर हम सन पे हैं तो हमको कोई रॉकेट को, मान लीजिए, और वो तो पॉसिबल नहीं है पर एक कंसीडर कीजिए, एक सिनेरियो, अगर कोई रॉकेट को हमको सन से बाहर निकालना है तो जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा उस रॉकेट को हम देंगे, जो एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जो एनर्जी यहाँ अर्थ से हम बाहर भेजने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसी कंपेरिजन में ये एनर्जी जो हम वहाँ पर जो सन पे जो रॉकेट होगा उसको बाहर भेजने के लिए देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना होगा, तब उसको हम बाहर भेज पाएंगे। क्योंकि जो उसकी ग्रेविटी होगी सन की वो बहुत ज़्यादा होगी और उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए।
अब ये तो अलग बात है कि सन पे रॉकेट हम वहाँ से बाहर क्यों ही भेजेंगे, क्योंकि सन पे तो जा ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे इतना हीट होता है, वो एक अलग मैटर है। बट एक एक सिनेरियो एक कंसिडर किया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो ये तो अर्थ और सन का बात हो गया। अब ब्लैक होल का बात करते हैं। ब्लैक होल का जो मास होता है ना, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला था कि कोई भी चीज़ का एस्केप वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका एस्केप वेलोसिटी होगा। तो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का मास सन के मास से भी ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एकदम समझ लीजिए कि इनफाइनाइट मास होता है, इतना ज़्यादा मास होता है ब्लैक होल का। तो अगर इतना ज़्यादा किसी चीज़ का मास है तो उसका एस्केप वेलोसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब उसके अंदर से अगर कुछ चीज़ बाहर निकलना चाहेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत मेहनत वो करे, लेकिन उतना मेहनत करने के बाद ही पॉसिबल नहीं होगा कि वो बाहर निकल पाए, क्योंकि उसके अंदर लाइट भी जाता है तो लाइट ही बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? निकल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचर ने ऐसा रूल बना के रखा है ना कि अगर आप उसके अंदर गए तो आप वापस नहीं लौट सकते हैं। चलिए इसको प्रूव भी करेंगे हम, बस बोलेंगे नहीं, इसको प्रूव भी करेंगे कैसा क्यों होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल पे हम मानते हैं कि यहाँ पे लाइट आई, ठीक है। ये जो ब्लैक होल का जो ये बाउंड्री होता है ना, इसको हम बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। अब इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। अगर आप इसको क्रॉस कर गए तो फिर आप वापस नहीं लौट सकते हैं, वो एक बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई लाइट अगर यहाँ पे आता है ब्लैक होल पे, इसके अंदर इंटर करता है, इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद किसको उसको अगर वापस लौटना है तो जो उसका वेलोसिटी होना चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि जो ब्लैक होल है उसका एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि जो लाइट आया है ना अपना इसके अंदर, लाइट अपना स्पीड से आया होगा। लाइट का स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है, लाइट का स्पीड। इस स्पीड से ये ब्लैक होल के अंदर आया है। लेकिन जो इसका एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर लाइट जो इसके अंदर आया है इसको वापस लौटना है, इससे बाहर निकलना है, तो जिसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगा वो इसके स्पीड से ज़्यादा होगा, जो कि लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, तभी वो लाइट इससे बाहर निकल सकता है। लेकिन यूनिवर्स में लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का है ही नहीं। इसीलिए अगर लाइट भी इसके अंदर आ गया तो वो वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि आया तो वो अपने स्पीड से है, लेकिन उसको वापस लौटने के लिए जो स्पीड चाहिए होगा वो अपने स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए होगा। पर अपने स्पीड उससे ज़्यादा स्पीड तो कुछ है ही नहीं ना, लाइट से ज़्यादा स्पीड तो कुछ ही है ही नहीं। तो अगर लाइट से ज़्यादा कुछ ये स्पीड है ही नहीं तो लाइट भी अगर इसके अंदर आया तो वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। ये एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है। मतलब जिस चीज़ का जितना मास होगा उस चीज़ का एस्केप वेलोसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, समझते हैं आखिर ऐसा क्यों है। तो ग्रेविटी में एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमको किसी प्लैनेट पर निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। इसमें जो जी है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूज कैपिटल जी है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक चीज़ और होता है स्मॉल जी, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी जो है वो हर प्लैनेट के लिए चेंज होता है। जैसे अर्थ के केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ के केस में है। लेकिन बाकी अगर बाकी प्लैनेट्स के केस में ये चेंज होते रहता है, ये प्लैनेट पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कैपिटल जी है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहता है। और कैपिटल एम इसमें क्या है? कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ प्लैनेट, और जो स्मॉल एम है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से बाहर फेंकना चाह रहे हैं उसको हम मान लेते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस कहने का मतलब ये जो अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के केस में तो जो सेंटर से इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं आर। समझे आर क्या होता है? सरफेस
से लेकर के प्लैनेट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर। और वैसे तो एक चीज़ और आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वो चीज़ भी बता देता हूँ आपको। ये जो आर है ना, ये क्योंकि ये सरफेस पे है तो यहाँ पे तो ये आर ही होगा। लेकिन मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे है अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर, तो पता है आपको इस पे जो ग्रेविटी लगेगी वो एज़ कम्पेयर टू कोई चीज़ अगर यहाँ पे है तो उससे कम ग्रेविटी यहाँ लगेगी। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पर ही कम लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है सरफेस से वो एच डिस्टेंस है, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये लगेगा। एच ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आर प्लस यहाँ से एच हाइट और ज़्यादा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो ये ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा वो निकालने के लिए है। तो ये तो हम आपको ये फार्मूला का क्लैरिटी दिए कि ये फार्मूला क्या है। अब इसका क्लैरिटी मिलने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मेरा पॉइंट है इस चीज़ को प्रूव करना कि मास के बढ़ने से एस्केप वेलोसिटी कैसे बढ़ता है। बस बोलने से तो नहीं होगा, इसे प्रूव करना होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब कोई भी चीज़ को अगर हम मूव करवाते हैं, इसके वेलोसिटी देते हैं, मतलब कुछ एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी कितना हम एनर्जी देंगे। एनर्जी मान लीजिए वर्क डन कुछ करना होगा हमको, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक हम पढ़े हैं, एफ इन टू एस होता है। एफ एस मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, फोर्स मेरे पास है जी एम बाय आर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आर। तो ये आर से ये आर एक स्क्वायर का ये कट जाएगा, तो मेरे पास इसका वैल्यू आ गया ये। तो ठीक है, अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब चलिए ये दोनों को इक्वेट करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए होगा और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम यहाँ निकाले हैं, वो दोनों को इक्वेट करके एक फॉर्मूला निकालते हैं, उससे ही हमको पता चलेगा। तो एक काइनेटिक एनर्जी हम पहले पता करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक एस्केप वेलोसिटी का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस्केप लिख दिए। और ये जी एम बाय आर, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखिए ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम है और ये जो स्मॉल एम है, ये दोनों कट गया। उसके बाद ये क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर स्केप टू जी एम बाय आर। अब अगर टू को हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, टू जी एम बाय आर, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टू बाय जी एम बाय आर। अब देखिए ये वाला फार्मूला पर ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एम के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास ही बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ प्रूव हो गया कि मास के बढ़ने से एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ता है। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी। अर्थ का मास समथिंग अराउंड कुछ भी है तो उसका एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड करता है, तो उसका एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सन का मास वो अर्थ के मास से ज़्यादा है, इसलिए उसका एस्केप वेलोसिटी भी अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, 615 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो ब्लैक होल है उसका मास बहुत ज़्यादा है, सन से ही बहुत ज़्यादा है, इन्फाइनाइट मास के अराउंड है वो चीज़, तो उसका एस्केप वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इन्फाइनाइट के आसपास है, इसलिए वहाँ लाइट भी जाता है। तो लाइट को भी वहाँ से निकलने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होगा वो अपने स्पीड से भी ज़्यादा चाहिए होगा, और क्योंकि लाइट के स्पीड से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से लाइट भी उसके अंदर गया तो वो अपने स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वो फिर वापस लौट ही नहीं सकता, इस वजह से लाइट भी ट्रैप हो जाता है।
अब चलिए एक चीज़ और समझते हैं। ये तो कुछ मैथमेटिक्स समझें और इसके बाद अब समझते हैं कि ये जो ब्लैक होल है इसका बर्थ हुआ कैसे था, कैसे बनता है ये ब्लैक होल। मतलब कि ये तो चलिए ये सब तो उसका ये हुआ कि ये कैसे काम करता है, बट ये ब्लैक होल बनता कैसे है ये भी तो समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल बनता कैसे है। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार भी है। समझते हैं ब्लैक होल का बर्थ कैसे होता है। तो ब्लैक होल का बर्थ अगर आपको एक सिंपल लाइन में एक लाइन में बोलें तो स्टार के मरने से ब्लैक होल बनता है। अगर कोई स्टार है वो मर गया तो ब्लैक होल बन जाएगा। स्टार के मरने से ब्लैक होल बनता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि स्टार के मरने से ब्लैक होल बनता है। ये चीज़ को आप डाइजेस्ट कीजिए पहले। ये चीज़ को डाइजेस्ट करना भी बड़ा चीज़ है कि आप इसको पहले डाइजेस्ट करें, समझेंगे तो आप बाद में। स्टार के मरने से कैसे ब्लैक होल बनता है, सोचिए इस चीज़ को कि आखिर स्टार मरता होगा तो उसके मरने से ब्लैक होल कैसे बनता है। देखिए स्टार के अंदर ना हमेशा दो फोर्सेस के बीच में खींचातानी चल रही होती है। दो फोर्सेस हमेशा आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए कि ये स्टार है तो इसके अंदर जो पहला फोर्स है वो है ग्रेविटी, और जो दूसरा फोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। अब होता ये है, जैसे मान लीजिए ये स्टार है, ये स्टार है, ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, जो ग्रेविटी होती है ना, जो ग्रेविटी होती है स्टार के अंदर, वो ग्रेविटी इसके सारे मैटर को अंदर की तरफ पुश करते हैं कोलैप्स करने के लिए। ग्रेविटी क्या करती है स्टार के अंदर, उसके सारे मैटर को अंदर की तरफ पुश करती है, स्टार को कोलैप्स करने के लिए एक इनवर्ट प्रेशर बिल्ड करती है स्टार पे। स्टार पे एक इनवर्ट प्रेशर लगता है, अंदर की तरफ एक प्रेशर लगता है जो कि ग्रेविटी लगाती है ताकि स्टार कोलैप्स हो जाए। लेकिन फिर स्टार तो कोलैप्स होता नहीं है, मतलब ऐसे स्टार तो हम देख पाते हैं, वो तो कोलैप्स अब से होता नहीं है, वो तो कोलैप्स होता है लेकिन उस मोमेंट पे अगर कोलैप्स हो जाए तो इतना सारा स्टार जो हम देख पा रहे हैं वो हम देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसलिए हम देख पाते हैं क्योंकि स्टार के अंदर एक इनवर्ट फोर्स तो ये लग रहा होता है लेकिन एक आउटवर्ड फोर्स भी लग रहा होता है जो कि इस इनवर्ट फोर्स को बैलेंस कर देता है। और वो आउटवर्ड फोर्स क्या है, स्टार के अंदर एक ये होता है, फ्यूजन चलता है। हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होता है और इससे एक प्रेशर बनता है। ये प्रेशर आउटवर्ड की तरफ होता है, मतलब बाहर की तरफ। हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होता है और ये स्टार में बाहर की तरफ प्रेशर जल लगाता है और ग्रेविटी जो है इनवर्ड प्रेशर लगाती है। अब एक प्रेशर आउटवर्ड की तरफ है, एक प्रेशर इनवर्ड की तरफ है, तो ये दोनों जो प्रेशर है एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर देती है और कैंसिल आउट कर देती है। इस वजह से जो स्टार है वो स्टेबल है, वो भी ज़िंदा है। इसी वजह से जो स्टार अभी ज़िंदा है वो भी मरा नहीं है, वो भी ज़िंदा है। ज़िंदा क्यों है, क्योंकि जो इनवर्ट की तरफ जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस फोर्स को एक और फोर्स जो है, एक और प्रेशर जो है उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। ये वाला चीज़ हाइड्रोजन फ्यूज होकर जो हीलियम बन रहा है, जो एक प्रेशर उस पर लगा रहा है बाहर की तरफ, वो इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है इनवर्ट वाला फोर्स को। इस वजह से स्टार अभी स्टेबल है। लेकिन हाइड्रोजन कब तक हीलियम में कन्वर्ट होगा, कभी ना कभी तो फ्यूल ख़त्म होगा ना। तो जब ये वाला जो फ्यूल है ये मेरा ख़त्म हो गया, अब हाइड्रोजन मेरे पास और बचा नहीं है फ्यूज को हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए, तो आउटवर्ड का प्रेशर, जो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर लगना ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर जैसे ही लगना ख़त्म हो गया, ग्रेविटी जो है वो सारा प्रेशर स्टार के अंदर की तरफ लगा देगी, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ये पूरा जो स्टार है, ये पूरा स्टार कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और एक बहुत छोटे जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और यहीं से बर्थ होता है ब्लैक होल का, यहीं से बर्थ होता है ब्लैक होल का। अब हुआ क्या आपको पता है, ये जो स्टार था इसका जो मास है, मास तो सेम ही है, मास में तो कोई बदलाव नहीं आया,
लेकिन जो इसका आर का वैल्यू था वो आर बहुत कम हो गया। आर मतलब कि G m1 m2 लिखे थे ना हम, उसमें जो आर था नीचे में जो आर था, जो कि स्टार के सेंटर से लेकर के उसके सरफेस तक का डिस्टेंस था, वो बहुत छोटा हो गया। वो बहुत छोटा हो गया, वो कोलैप्स हो गया, वो मर गया, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा इफेक्ट, इसी को आप लोग बोलते हैं। तो वो तो अलग मैटर है, उसके बाद में देखेंगे। तो ये बहुत छोटा हो गया आर। फार्मूला क्या था? G M/r²। ये जो आर है, क्योंकि कोलैप्स हो चुका है, अब ये स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो आर है, इसका आर जो पहले ऑलरेडी जो स्टार था उसका आर, और ये अब जो कोलैप्स हो गया इसका आर बहुत छोटा है। ये टेंस टू जीरो आप मान लीजिए, समथिंग अराउंड जीरो हो गया मान लीजिए। अगर r² कर दिए तो जीरो ही हो गया ये चीज़। तो अब कोई भी चीज़ को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है। मतलब कि ग्रेविटी का जो फोर्स है उस पर वो इनफाइनाइट हो गया, बहुत ही ज़्यादा फोर्स हो गया, इनफाइनाइट ब्लैक होल पे। अब इनफाइनाइट फोर्स होने की वजह से क्या हो गया, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे। मतलब आप सोचिए कि कोई चीज़ है, एक पहाड़ है, एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ है जो कि 8,000 किलोमीटर उसका हाइट है। उसको हम कंप्रेस करके एक बोतल के साइज़ में कन्वर्ट कर दिए, कंप्रेस किए। मास तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन उसका साइज़ छोटा हो गया। वही सेम चीज़ ब्लैक होल के केस में भी होता है। एक स्टार था जिसका कि साइज़ पहले बहुत बड़ा था, अब क्योंकि उसका जो आउटवर्ड फोर्स था, उसका हीलियम से जो कन्वर्ट होकर जो मतलब सॉरी हाइड्रोजन से कन्वर्ट होकर जो हीलियम में फ्यूज होकर बन रहा था, वो जो हाइड्रोजन फ्यूल था उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड प्रेशर लगना बंद हो गया, सारा प्रेशर इनवर्ट की तरफ लग गया। इसको कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। ये पूरा कोलैप्स होकर एक सिंगल बहुत छोटे जगह पे कंसंट्रेट हो गया, वो हो गया ब्लैक होल। इसी को बोलते हैं सुपरनोवा। और ये जो फिनोमेनन है इसको बोलते हैं। और ये अब इतना छोटा हो गया है कि इसका बहुत कुछ जो है वो बाकी चीज़ से अलग हो जाता है हमारे पास। चलिए इसको ना एक और एग्जांपल समझते हैं। आपने बैलून देखे हैं? बैलून क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए बैलून है, बैलून में क्या होता है, बैलून में हवा भरा होता है। अब जो बैलून के अंदर जो हवा होता है, जो एयर होता है, वो बैलून के सरफेस पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है कि नहीं? जो बैलून के अंदर जो हवा होगा वो बैलून के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ, लेकिन जो बाहर का सराउंडिंग है वो बैलून के सरफेस पे अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं? अब होता क्या है, मान लीजिए हम बैलून के अंदर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा भर दिए। मान लीजिए हम बैलून फुला रहे हैं और उसके अंदर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा भर दिए, बहुत ज़्यादा भर दिए, तो ये ज़्यादा हो गया, ये बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने से क्या वजह से क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। अगर ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ब्लास्ट होगा, और मान लीजिए बाहर से हम बैलून को बहुत ज़ोर से दबा दिए तभी ब्लास्ट होगा। मतलब बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तभी ब्लास्ट होगा, अंदर का प्रेशर होगा बढ़ेगा तभी ब्लास्ट होगा। दोनों केस में ब्लास्ट हो जाएगा। अंदर का प्रेशर कब बढ़ेगा, जब बैलून में हम हवा भर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हवा भर दिए, तो इतना ज़्यादा हवा भर दिए कि वो अब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है वो बैलून, तो वो ब्लास्ट हो गया। अंदर का प्रेशर बढ़ गया, ब्लास्ट। बाहर से बैलून को एक्सक्यूज कर दिए, बहुत जोर से दबा दिए, बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर का प्रेशर उसको मैनेज नहीं कर पाया और वो ब्लास्ट हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी होता है। अब शुरू में ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि शुरू में इसलिए नहीं ब्लास्ट होता क्योंकि हम फुलाए हैं, तो एक ऐसा प्रेशर है, बैलून अभी फुला फुला हुआ है, लेकिन फुला होने की वजह से क्या होगा, वो जो अंदर का जो प्रेशर है जो इसके सरफेस पर लगा रहा है और जो बाहर का प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को मैनेज कर पा रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए बैलून अभी स्टेबल है, ब्लास्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर जैसे ही डिसबैलेंस हुआ वो ब्लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, वो मर गया। वही ब्लैक होल के केस में होता है। ब्लैक होल के केस में जब तक ये कन्वर्ट हो रहा है तब तक स्टेबल है, पर जैसे ही ये ख़त्म हो गया ये अंदर इसको धकेल देगा, ख़त्म कर देगा पूरा। और सारा स्टार के केस में यही होता है। जैसे कि सन है ना, सन के केस में भी यही होता है। सन अभी अपने एक मिडिल एज में है, सन का भी फ्यूल ख़त्म होगा। जब सब फ्यूल ख़त्म होगा तो ये वाला आउटवर्ड प्रेशर लगना बंद हो जाएगा, और जब लगना बंद हो जाएगा तो सारा प्रेशर अंदर की तरफ, ग्रेविटी अंदर की इसको अंदर धकेल देगा, कोलैप्स हो गया, मर गया, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक और एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब चलिए एक दो चीज़ और, इससे एक पॉइंट है, दो तीन चीज़ जो कि डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक होल के बीच में एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी।
एकदम बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये जो बाउंड्री होता है ब्लैक होल का, इसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजन, इवेंट हॉरिजन। और ये जो बाउंड्री है इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। एक बार आप अगर यहाँ आ गए, इसके अंदर क्रॉस कर गए, तो आपको वापस लौटना नामुमकिन है। आप वहाँ से वापस लौट ही नहीं सकते हैं। और ये सिंगुलैरिटी होता है, यहाँ पे ब्लैक होल का सारा मास कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ये सिंगुलैरिटी जो बीच में एकदम पॉइंट होता है, ये जो स्टार था वो जो स्क्वीज होकर वो छोटा कुछ बन गया है, जिसको हम ब्लैक होल बोल रहे हैं, उसका सारा मास बीच में जो पॉइंट है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ा आपके पास एक कार है, कार को स्क्वीज करके एक छोटा सा आप आइस क्यूब बना दिए, तो उसका जो सारा वॉल्यूम है, सारा जो उसका कोर है वो बीच में कंसंट्रेटेड है, उसी को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, और भी कुछ कुछ पॉइंट है। ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सब कुछ यहाँ एक में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो एक वीडियो और आएंगे डालेंगे इस पर, ताकि बाकी जो बचा हुआ चीज़ है वो भी कवर हो जाए। कि और भी कुछ पॉइंट है कि इसकी वजह से टाइम डायलेशन कैसे होता है ब्लैक होल के पास, कि वहाँ पर टाइम इतना स्लो क्यों हो जाता है, कैसे एक्सट्रीम ग्रेविटी टाइम और स्पेस को स्ट्रेच कर देती है। सब कुछ कुछ पॉइंट है, और कुछ कुछ पॉइंट्स जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे आप इस सिंगल वीडियो में वो डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको आज यहीं रहने देते हैं। और बाकी जो पॉइंट है उसको किसी और दिन देखेंगे, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और अभी रात के 1:02 हो रहे हैं, और ये वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं, और आगे मिलेंगे किसी दिन और किसी और वीडियो पे, कहीं और डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।